आएँ तो डिस्कस करें सिस्टम हैकिंग के बारे में। अगर किसी के सिस्टम को हैक करना हो या किसी के सिस्टम को हैक किस तरह से किया जाता है, इस क्लास का ये टॉपिक है हमारा। सिंपल मीनिंग में अगर हम बात करें तो किसी सिस्टम का पासवर्ड स्टील कर फिर उसकी सिक्योरिटी को ब्रेक डाउन किया जाए। पासवर्ड किस तरह से स्टील किया जाता है? हैकर्स के पास कुछ टेक्निक्स होती हैं, जिन टेक्निक्स से कुछ ओल्ड टेक्निक्स हैं, कुछ न्यू टेक्निक्स हैं, ट्रिक्स अप्लाई करते हैं हैकर सिस्टम के ऊपर। फिर उन ट्रिक्स को यूज़ कर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास एक ट्रिक है पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इस पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हैकर अटैक करता है सिस्टम के ऊपर, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, फिर उस नेटवर्क या वेब एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट कर ले लेता है, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिसाल ले लेते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने सिस्टम्स को अपनी मर्जी से हैक कराते हैं किसी भी एथिकल हैकर से, ताकि उनको ये पता चल सके कि हमारे सिस्टम के अंदर कौन सी वीकनेस हैं जिनसे हमें ख़तरा हो सकता है कि हमारे सिस्टम को कोई जैम कर सके या कोई इंफॉर्मेशन ले सके। तो वो अलग अलग किस्म के हैकर्स को हायर करते हैं, हायर कर यूज़ करते हैं। लेकिन जो हैकर्स होते हैं वो ज़्यादा मीन्स अमाउंट लेने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफिशिएंसी शो ऑफ करते हैं टेक्नोलॉजी यूज़ कर। लेकिन कंपनी वाले भी बहुत ज़्यादा सियाने होते हैं। वो जो हैकर्स को हायर करते हैं वो कहते हैं कि पहले आप हमारे सिस्टम को हैक करो, हम आपको फुली ऑथोराइज्ड करते हैं। रिटन फॉर्म में उसको एक लेटर दे देते हैं, ताकि अगर ऐसी वैसी बात हो जाए तो उसके पास प्रूफ हो कि भाई मैंने कंपनी की परमिशन लेकर हैकिंग करना शुरू की। ठीक है, तो वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करता है कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से। ठीक है, उस सॉफ्टवेयर का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, साइजविन। साइजविन है किसी भी सिस्टम को हैक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। लेकिन इसके साथ साथ आपको मैं फिर से रिकमेंडेड करता हूँ कि आपको प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए, नेटवर्किंग भी आनी चाहिए, जिससे आपको अच्छे तरह से पता हो कि नेटवर्किंग में कौन से जो डिवाइसेस होती हैं यूज़ होती हैं और उन डिवाइसेस में क्या कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, कैसे की जाती है, और कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं जिनके स्क्रिप्ट्स की मदद से आप उन कॉन्फ़िगरेशन को कंट्रोल कर पाओ। ठीक है, कुछ हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमारी एक्स्ट्रा मीन्स हेल्प करते हैं, जिसकी मदद से हम इजीली और शॉर्ट टाइम में किसी भी सिस्टम को हैक कर पाएँ। ठीक है, तो आई होप आप इजीली समझ गए होंगे कि सिस्टम को किस तरह से हैक किया जाता है। हमारे पास सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम सिस्टम को हैक कर सकते हैं, वो है साइजविन। और थोड़ी बहुत डिवाइस के बारे में, नेटवर्किंग डिवाइस और प्रोग्रामिंग की स्क्रिप्टिंग के बारे में मालूमात हो, हम इजीली सिस्टम को हैक कर सकते हैं। या इन प्रोग्रामिंग और नेटवर्क डिवाइस की मदद से हम किसी भी सिस्टम के हैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वीकनेस बता सकते हैं, आपकी ये वीकनेस है जिसकी वजह से आपकी ये इंफॉर्मेशन, पासवर्ड और सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। गुड बाय। मेलवेयर थ्रेड्स। मेलवेयर थ्रेड्स एक वायरस होता है, एक बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होता है जो कि सेंड किया जाता है हैकर के थ्रू किसी भी सिस्टम के ऊपर। और मेलवेयर कौन कौन से होते हैं? ये कंप्यूटर वायरसेस होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं, रैनसमवेयर होते हैं, स्पाईवेयर होते हैं, एडवेयर, स्केवेयर एंड अदर मेलिशियस प्रोग्राम्स होते हैं। और ये कैसे बनाए जाते हैं? ये बेसिकली
कंटेंट रखते हैं, एग्जीक्यूटेबल कोड और स्क्रिप्ट होती है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जनरेट की जाती है, एक्टिव कंटेंट्स होते हैं और अदर सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। तो ये मेलवेयर थ्रेड कौन कौन से हो सकते हैं और इनके कौन कौन से एग्जाम होते हैं, जो कि स्क्रिप्ट बनाई जाती हैं, जो कि कोड एग्जीक्यूटेबल कोड बनाए जाते हैं और सेंड किए जाते हैं हैकर के थ्रू। एक होता है बैकडोर। ये बेसिकली एक सीक्रेट पाथवे रखता है जो कि हैकर यूज़ करता है कंप्यूटर सिस्टम में एंट्री करने के लिए, बैकडोर के लिए। और बफर ओवरफ्लो क्या होता है? बेसिकली बफर ओवरफ्लो एक मेथड होता है हैकर के अटैक करने का, जिससे मिलिशियस कमांड्स सिस्टम के ऊपर सेंड की जाती है और उसकी ओवर रनिंग हमें एप्लीकेशन की बफरिंग मालूम हो जाती है सिस्टम की, जिसे कहते हैं बफर ओवरफ्लो। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है, जिसे हम DOS भी कहते हैं, DOS अटैक। ये डिज़ाइन किया जाता है सिस्टम को जैम करने के लिए, उसकी नॉर्मल ट्रैफिक को स्लो डाउन करने के लिए या उसको लोडेड करने के लिए। ठीक है। DO सर्विस अटैक किया जाता है फॉल्स ट्रैफिक जनरेट करने के लिए। फॉल्स ट्रैफिक क्या होती है? मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट पर विजिटर शो हो रहे हो 1 लाख, लेकिन हकीकत में कोई विजिटर हो ही नहीं, इसे कहते हैं फॉल्स ट्रैफिक। तो DO सर्विस अटैक किए जाते हैं सिस्टम को लोड करने के लिए और सिस्टम को मीन्स डैमेज करने के लिए। मिसाल के तौर पर जैसा कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया था अपनी वेबसाइट के बारे में, अगर कोई हमारी वेबसाइट पर फॉल्स ट्रैफिक जनरेट कर ले और मेरी वेबसाइट बंद हो जाए, 1 लाख विजिटर आ जाएं या 2 लाख या 3 लाख विजिटर आ जाएं और फिर मेरी वेबसाइट पर इतनी ट्रैफिक हो, हकीकत में कोई हो भी नहीं और मेरी वेबसाइट लोड होकर बंद हो जाए, तो मुझे कितना नुकसान होगा, जैसा कि मैंने बताया था। तो ये DOS सर्विस अटैकर्स यूज़ करते हैं। एक होता है ईमेल वॉर्म, जो कि ईमेल एड्रेस के थ्रू आता है, जिसकी मदद से हम ईमेल मैसेजेस किसी के भी देख सकते हैं। रूट एक्सेस क्या होता है? बेसिकली ये डिज़ाइन किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। जैसा कि आप यूज़ करते होंगे टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर, 2 फ्रेंड्स, 2 मशीन्स आपस में मिलकर एक दूसरे का सिस्टम को कंट्रोल कर सकें पासवर्ड और आईडी को यूज़ कर। लेकिन रूट एक्सेस में क्या होता है कि पीछे बैक एंड में सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है और यूज़र को पता ही नहीं चलता। रूट किट क्या होता है? ए सेट ऑफ टूल्स होते हैं बेसिकली, जिसे हम सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। बने बनाए सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको यूज़ कर हम सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। स्क्रिप्ट किडी एक और किस्म के स्क्रिप्ट्स होती हैं जिनको यूज़ कर हैकर अटैक करता है किसी के सिस्टम के ऊपर। सेशन हाईजैकिंग, ये बेसिकली नेटवर्क के ऊपर यूज़ किया जाता है, जिसके सेशन को हाईजैक किया जाता है, उसके इंटरनेट कनेक्शन को, जो भी उसके इंटरनेट कनेक्शन के अंदर ट्रांसमिशन होती है, पैकेट्स की ट्रैवलिंग होती है, उन सब को ईजीली चेकआउट कर लेता है सेशन के अंदर। और ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? बेसिकली ट्रोजन हॉर्स सेंड किए जाते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। जब हम क्रैक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या क्रैक सॉफ्टवेयर या रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सॉफ्टवेयर को रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं, सीरियल यूज़ करते हैं या पिंग करते हैं MS-DOS के थ्रू, या हम अपने विंडोज़ के होस्ट फाइल के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। ट्रोजन हॉर्स बेसिकली एग्जीक्यूट हो जाता है, ये अटैक करता है कंप्यूटर सिस्टम पर, यूज़र पर, फिर उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको ले लेता है ट्रोजन हॉर्स। इसी तरह से हज़ारों किस्म के थ्रेड्स हैं, हर एक थ्रेड्स का अपना अपना काम होता है। मैंने पढ़ा था इंटरनेट पर, वहाँ पर यह बताया गया था कि 32,000 मेलवेयर जनरेट किए जाते हैं हैकर्स के थ्रू डेली। 32,000 मेलवेयर अलग अलग किस्म के। और जो कंपनीज होती हैं सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस,
एंटी मेलवेयर होती हैं जो, वो कंपनीज इन मेलवेयर थ्रेड्स के डेली बेसिस के जो मेलवेयर होते हैं उनकी डेफिनेशन को मालूम करके उनका तोड़ निकालती हैं। जो एंटी वायरस वाली वेब्स कंपनीज होती हैं जो हैकर्स मेलवेयर जनरेट करते हैं और एंटी मेलवेयर कंपनीज उनका तोड़ निकालती हैं। एक कंपनी मशगूल होती है लीगली मेलवेयर को डिसेबल कर उसके ब्लॉक करने में, और एक कंपनी होती है अलग अलग किस्म के नए नए मेलवेयर जनरेट कर सिस्टम को हैक करने के लिए यूज़ करते हैं। हैकर्स इलीगली काम करते हैं और एंटीवायरस कंपनीज लीगली काम करती हैं मेलवेयर को ब्लॉक करने के लिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास अपडेटेड, अगर आपके पास 2012 का 13 का या पुराना वाला एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखा है तो उसके पास इतनी डेफिनेशंस नहीं होंगी नए मेलवेयर की, तो वो इजीली आपके सिस्टम को हैक कर लेंगे इजीली, क्योंकि वो आपका एंटीवायरस अपडेटेड नहीं होगा। उसके पास डेफिनेशंस तो होंगी पुराने वाले मेलवेयर्स की, नए वाले मेलवेयर्स की नहीं होगी, तो इजीली वो हैकर से हैक कर पाएंगे आपके सिस्टम को। जब आपका एंटीवायरस अप टू डेटेड होगा और उसके पास डेफिनेशन होगी सारे लेटेस्ट मेलवेयर की और पुराने वाले की, तो वो इजीली ब्लॉक कर पाएगा। ठीक है, आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट कर पाएगा। अदरवाइज, और इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूँगा कि आप अगर आपने कोई एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखा है तो आप उसको अप टू डेट रखें, ताकि जितने भी नए नए मेलवेयर्स क्रिएट होते हैं तो कंपनीज उनके डेफिनेशंस भी क्रिएट करते रहते हैं, तो वो आपके कोई भी आपके सिस्टम पर मेलवेयर अटैक करना चाहे तो एंटीवायरस इजीली उसको रिमूव कर पाए। अप टू डेट रखें अपने में एंटीवायरस को। ओके, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। स्नैफिंग पार्ट 2 में हमारे पास एक सॉफ्टवेयर और होता है जिसका नाम होता है पैकेट एनालाइज़र, आल्सो नोन एज नेटवर्क एनालाइज़र, जो कि नेटवर्क के प्रोटोकॉल को एनालाइज करता है फिर और नेटवर्क के टाइप को भी मॉनिटर करता है। जैसा कि हमारे पास ईथरनेट स्नाइफर होता है, वायरलेस स्नाइफर होता है, ये अलग अलग किस्म के हमारे पास स्नाइफर्स होते हैं। ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि किसी भी नेटवर्क की ट्रैफिक को डिजिटली मॉनिटर भी करते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन को सिक्योर भी करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली पैकेट एनालाइज़र पार्ट ऑफ नेटवर्क है जो कि प्रोटोकॉल के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, नेटवर्क एनालाइज़र की भी मैं लिंक फाइनल क्लास में आपको बताऊंगा। आप यूज़ करके इसके सारे फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं ग्राफिकली, ताकि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो पाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। व्हाट इज़ सोशल इंजीनियरिंग? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एथिकल हैकिंग का। इस टॉपिक के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि बेसिकली सोशल इंजीनियर में क्या होता है। सोशल इंजीनियरिंग एक आर्ट है जिसमें मैनिपुलेट किया जाता है पीपल्स को, जिसमें टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। ये एक आर्ट है मैनिपुलेट करने का, लोगों को मैनिपुलेट किस तरह से करने का, लोगों से बात कर कर उसका ट्रस्ट गेन कर कर उससे सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकालना। बेसिकली ये सोशल इंजीनियरिंग ये फील्ड है क्रिमिनल्स लोगों की, जो कि ऐसे असास लोगों को सीख करते रहते हैं। वो यूज़ करते हैं सोशल एक्टिविटी उस बंदे की, मिसाल के तौर पर फेसबुक से इंफॉर्मेशन ले ली, ट्विटर से उसकी इंफॉर्मेशन ले ली, उसका नाम ये यहाँ पर रहता है वगैरह वगैरह। फिर वो उस बंदे से बात कर कर उसका ट्रस्ट गेन कर कर उसके मीन्स बैंक अकाउंट के पासवर्ड ले लेते हैं या उसके सोशल नेटवर्क की पासवर्ड ले लेते हैं। पासवर्ड लेकर फिर या ऐसा करते हैं कि उसके जो कंप्यूटर सिस्टम हो या उसके कंप्यूटर सिस्टम में एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, जिससे वो कोई भी एक्टिविटी करेगा उसकी एक्टिविटी सारी
वो कंट्रोल कर पाएंगे, लुक आफ्टर कर पाएंगे, फिर उसकी इंफॉर्मेशन को उसी के ही थ्रू यूज़ कर पाएंगे, फिर वो क्लेम भी नहीं कर पाएगा बंदा। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक रियल टाइम मिसाल दे देता हूँ जिससे आपको अच्छे से इस टॉपिक क्लियर हो जाएगा, अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो पाएगा। मैं आपको बताता हूँ कि देखें, मैं यूज़ करता हूँ अपना ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन प्रीपेड कार्ड यूज़ करता हूँ यूबीएल बैंक का। अगर कोई बंदा आए मुझे कहे कि आप नईम हुसैन बात कर रहे हो, आप वेबसाइट के ऑनर हो वगैरह वगैरह, मुझे मैनिपुलेट कर ले और फिर मुझसे मेरा जो है डेबिट कार्ड नंबर ले ले, उसका पिन कोड ले ले, पिन कोड लेने के बाद फिर उसको यूज़ कर ले कहीं पर भी, तो बेसिकली इसका मतलब ये होगा कि मैं किसी के ऊपर क्लेम भी नहीं कर पाऊँगा कि भाई ये कार्ड कहाँ से यूज़ हुआ, इसके पैसे कैसे गए, क्या हुआ। और जब मैं क्लेम करूँ भी तो मैं अपनी बैंक के थ्रू क्लेम कर पाऊँगा, लेकिन वो हमें इंफॉर्मेशन देंगे थे कि भाई आपकी जो ट्रांजैक्शन हुई यहाँ से हुई, ऐसे हुई, ऐसे हुई, आपकी परमिशन से ही हुई, क्योंकि मैं मैनिपुलेट हो जाऊँगा, अपनी मर्ज़ी से उसको दे दूँगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मुझसे मेरे पैसे चले गए। ठीक है, ये सोशल इंजीनियरिंग में एक ट्रिक होती है जो कि क्रिमिनल लोग यूज़ करते हैं। अगर ये पकड़े जाएं तो इनकी सज़ा उनके मुल्क के कानून के मुताबिक दी जाती है। ओके, आई होप आपको सोशल इंजीनियरिंग के बारे में मालूमात पड़ गई होगी। हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये टेक्निक्स यूज़ करते हैं। एक प्रोग्राम चलता है हमारे पास, जीतो पाकिस्तान, जहाँ पर इनाम दिए जाते हैं, प्राइज़ दिए जाते हैं। तो लोगों को कॉल करके कहते हैं कि भाई आपका इनाम निकला है इस प्रोग्राम के थ्रू, तो उनसे पैसे ले लेते हैं। या हमारे पास कुछ और इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो लोग कॉल करके कहते हैं भाई इस इनकम सपोर्ट के थ्रू आपका इतना इनाम मीन्स पैसे निकले हैं, और फिर उसका ट्रस्ट गेन कर उसकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं ईजिली। सेम लाइक दैट इंटरनेट पर कुछ लोग ऐसे प्रोग्राम सेल करते हैं या ऐसा कुछ सेल करते हैं जो कि हकीकत में होता ही नहीं, लोगों से पैसे लेकर उनको कुछ नहीं देते। तो इस बात को मद्देनज़र रखकर पाकिस्तान में कानून भी निकाले गए हैं सोशल इंजीनियरिंग के क्राइम के बारे में, तो इनके बारे में सज़ा भी है हमारे पास, और इसके बारे में हमारे पास क्या कहते हैं कि दंड भी रखा गया है। दंड मीन्स फाइन भी रखा गया है। ठीक है, तो हर किसी के मुल्क में अपने ही सोशल इंजीनियर्स होंगे जो कि ये टेक्निक्स यूज़ करते होंगे, लोगों को मैनिपुलेट कर उनकी इंफॉर्मेशन ले लेते होंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास का टॉपिक है हमारा स्नैपिंग। इस क्लास के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि स्नैपिंग क्या होता है, स्नैपिंग यूज़ करने से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, और कौन लोग स्नैपिंग यूज़ करते हैं, और स्नैपिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं। स्नैपिंग बेसिकली एथिकल हैकिंग का सबसे बड़ा और बेस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्नैपिंग एक इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम नेटवर्क को मॉनिटर करते हैं। नेटवर्क को मॉनिटर क्या क्या करते हैं, नेटवर्क के अंदर जो प्रोटोकॉल चलते हैं जैसा कि टेलनेट, रिलीजन, एफटीपी, एनएनटीपी, एसएमटीपी, एचटीटीपी और आईएमएपी, इन प्रोटोकॉल के बारे में जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि हम एफटीपी यूज़ करते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, अपने लोकल कंप्यूटर सिस्टम से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं वेब सर्वर के ऊपर। और एसएमटीपी यूज़ किया जाता है प्रोटोकॉल ईमेल को सेंड करने के, वन प्लेस से अनदर प्लेस पर ईमेल को सेंड करने के लिए। और एचटीटीपी प्रोटोकॉल को हम सेंड करते हैं, ये यूज़ करता है वेब सर्वर के ऊपर। और एचटीटीपी प्रोटोकॉल से हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं वेब सर्वर को किसी भी कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए वेब सर्वर के। आईएमएपी ये भी प्रोटोकॉल हैं। ये सारे प्रोटोकॉल्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो स्नैपिंग क्या करता है, इन पासवर्ड को कन्वर्ट करता है क्लियर टेक्स्ट में,
और स्नैपिंग टेक्निक्स यूज़ की जाते हैं लीगली भी और इलीगली भी। नेटवर्क की ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं, नेटवर्क की सिक्योरिटी को मॉनिटर करते हैं और इंफॉर्मेशन को स्टील करने के लिए, किसी भी नेटवर्क की मालूमात को चोरी करने के लिए, नेटवर्क की सिक्योरिटी को लीगली बहाल करने के लिए और इलीगली उसकी सिक्योरिटी को ब्रेक करने के लिए। और नेटवर्क ट्रैफिक होती है, नेटवर्क ट्रैफिक क्या होती है? बेसिकली नेटवर्क के ऊपर जितनी भी डेटा यूज़ होती है, मिसाल के तौर पर जैसा कि हम मोबाइल नेटवर्क यूज़ करते हैं, कॉल करते हैं, ये इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है नेटवर्क के वन एंड फ्रॉम यूज़र टू डेस्टिनेशन, ठीक है, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। जो कि सोर्स होती है, अगर मैं किसी को कॉल करूं अपने मोबाइल से, जो नंबर होगा वो हमारा, जो नंबर मैं डायल करूंगा वो हमारा डेस्टिनेशन होगा, जिस मोबाइल से कॉल जाएगी वो सोर्स होगा। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन के बीच में जितनी भी इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती हैं, उस इंफॉर्मेशन को लीगली यूज़ किया जाता है और इलीगली भी यूज़ किया जाता है। इलीगली यूज़ करते हैं हैकर्स, लीगल यूज़ करते हैं उस नेटवर्क के एडमिनिस्ट्रेटर्स। और जो स्नैपिंग होती है हमारे पास दो फॉर्म के अंदर आती है, एक कमांड लाइन यूटिलिटी होती है और एक ग्राफिक यूज़र इंटरफेस होता है, GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस में। ग्राफिक यूज़र इंटरफेस में ये होता है कि हमारे पास टेबल फॉर्मेट बना होता है जिसके अंदर हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन होती है नेटवर्क की, और कमांड लाइन में हम कमांड्स यूज़ कर कर इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। और जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं, क्रैकर्स होते हैं और टेक्निक्स अप्लाई करने वाले होते हैं, वो सारे ये यूज़ करते हैं स्नैपिंग। और हमारे पास स्नैपिंग सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं जो कि मैं कोर्स के एंड में आपको बता दूंगा, उनके लिंक्स दे दूंगा आपको, आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो ईजिली, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेशन हाईजैकिंग। कंप्यूटर साइंस में सेशन हाईजैकिंग नॉन किया जाता है कुकी हाईजैकिंग। ये एक्सप्लॉयशन है वैलिड कंप्यूटर सेशन की। और कंप्यूटर सेशन किसे कहते हैं? बेसिकली जब हम लॉगिन होते हैं या अपने कंप्यूटर सिस्टम को ओपन करते हैं तो हमारे कंप्यूटर का सेशन ओपन हो जाता है, ठीक है। तो सेशन की भी होती है, लेकिन अनऑथोराइज्ड पर्सन इस सेशन को हाईजैक कर लेते हैं, मीन्स उसका कंट्रोल कर लेते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन सर्विस पूरी ले लेते हैं। एक्सक्यूज मी। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, कुछ कंप्यूटर सिस्टम होते हैं बहुत बड़े वैल्यूएबल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं डेली बेसिस पर काम करता हूँ अपने लैपटॉप के ऊपर, अगर मेरा लैपटॉप ख़राब हो जाए तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं अर्निंग करता हूँ 10 से 15 हज़ार डेली बेसिस पर, कभी कभी ऊपर भी कर लेता हूँ, तो एवरेजन में बता रहा हूँ। तो इससे क्या होता है कि अगर मेरा लैपटॉप ख़राब हो जाए या मेरे लैपटॉप में कोई मीन्स एरर आ जाए या सेशन इसका ब्लॉक हो जाए या की ख़राब हो जाए, की लग जाए, ऐसी की या चोरी हो जाए जिससे किसी और के कंट्रोल में आ जाए कंप्यूटर सिस्टम, तो इससे मुझे कितना नुकसान होगा सोच सकते हैं आप। और सेशन हाईजैकिंग से जो मेरे कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन है, मेरे पास राउंड अबाउट 44 कोर्सेज हैं जो कि मैंने प्रीवियस 4-5 सालों से बनाए हुए हैं, अगर वो किसी के हाथ लग जाएं, क्योंकि मैं ये सेल आउट करता हूँ इंटरनेट पर, अगर किसी के हाथ लग जाएं ये सारे के सारे कोर्सेज, तो इससे मुझे कितना बड़ा नुकसान होगा। तो ये जहन में रखें, सेशन हाईजैकिंग कंप्यूटर सिस्टम में होती है, जो कि कुकीज़ होती है। जो कुकी क्या होती है? बेसिकली कुकी जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं वेब ब्राउज़र पर, कंप्यूटर सिस्टम पर, वो बैकएंड पर इसका एक लॉग फाइल हो जाती है, वो सेव हो जाती है पूरी डिटेल, जिसे हम सेशन भी कहते हैं। तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन अगर कोई ले ले हमसे, अगर मैंने कोई ट्रांजैक्शन की हो तो वो ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन भी उसके पास चली जाएगी, हैकर के पास, तो वो मेरे मीन से डेबिट कार्ड से इंफॉर्मेशन भी ले सकता है ईजिली।
तो इसलिए मैं अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने अपने सिस्टम में कुछ मेलवेयर बाइट्स एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखा है और कुछ बैकएंड पर ऐसी मैंने सिक्योरिटी सेटिंग करके रखी है ताकि कोई मेरे सिस्टम को हैक ना कर पाए। और मैंने अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो हैं सॉफ्टवेयर ऐसे इंस्टॉल नहीं किए जो कि क्रैक वर्जन है, सारे लाइसेंस वर्जन इंस्टॉल किए हैं, फ्रीवेयर यूज़ किए हैं मैंने अपने सिस्टम के लिए। ठीक है, आई होप आपको मज़ा आया होगा इस क्लास के अंदर और आपने सेशन हाईजैकिंग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले ली होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, गुड बाय। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, DOS अटैक। बेसिकली DOS एक साइबर अटैक है, इंटरनेट का अटैक है जो कि किसी मशीन के ऊपर या किसी नेटवर्क के ऊपर किया जाता है। मैं आपके साथ अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने अपनी वेबसाइट के लिए जिस कंपनी से होस्टिंग ली थी उसके ऊपर ये DOS अटैक हुआ। उस कंपनी के राउंड अबाउट 1000 से ऊपर डोमेन्स हैं, डोमेन नेम विथ होस्टिंग प्लान लिए हुए हैं, 10,000 से अबव या मे भी हो सकता है 15,000। ठीक है, तो देखें 15,000 वेबसाइट्स हैं जो कि जिस कंपनी से होस्टिंग ली हुई हैं। जैसा कि मैं बिज़नेस करता हूँ 10 से 15,000 डेली बेसिस पर, और कंपनीज ज़्यादा बिजनेस करती होंगी, कोई कंपनीज 50,000, कोई लाख, कोई कितना। सो 10 से 15,000 बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं। ठीक है, तो इन 15,000 वेबसाइट्स बंद हो गई थी 3-4 घंटों के लिए, 3-4 से लेकर 5-6 घंटों तक के लिए। तो हमारा कितना नुकसान हुआ, उस कंपनी का कितना नुकसान हुआ? तो उस कंपनी ने तो हमारा नुकसान हमें भर के नहीं दिया, लेकिन उसकी सर्विस डैमेज हो गई। उसके मीन्स उसने अवार्ड लिया था अप टाइम, सर्वर अप टाइम का 99.9999 का उसने अवार्ड लिया था सर्वर को अप टू डेट रखने के लिए, अप टाइम रखने के लिए। तो उसका सारा मीन्स रिकॉर्ड डैमेज हो गया। वो कंपनी बहुत बड़े लॉस में चली गई, क्योंकि जो होस्टिंग कंपनीज होती हैं हम उसका अप टाइम देखते हैं, उसका रिकॉर्ड चेक करते हैं कि इसका अप टाइम कैसा रहा है प्रीवियसली 2-3 सालों से। तो वो कंपनी बहुत डाउन हो गई। अब फिर से वो उभर कर आई है, क्योंकि इतने बड़े लॉस के लिए 5-6 घंटे के लिए उसके मीन्स पूरी मीन्स 7-8 सालों का मीन्स रिकॉर्ड डैमेज हो गया। तो उसके ऊपर DOS अटैक हुआ था। DOS अटैक एक यूज़र के ऊपर, एक नेटवर्क के ऊपर किया जाता है। सिर्फ एक ही बात को मद्देनज़र रखकर अटैक किया जाता है कि इस कंपनी को लॉस हो। ठीक है, जो कंपनी उरूज पर हो, जो कंपनी ऊपर जा रही हो, उसको लॉस पहुंचाने के लिए उसके ऊपर DOS अटैक किया जाता है। अगर उसके सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल लो होगी, बिल्कुल मीन्स इतनी मीन्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगी कॉन्फ़िगरेशन या सेटिंग सर्वर की, तो उसके ऊपर DOS अटैक हो जाएगा। फिर उसका सिस्टम लोड हो जाएगा उस सर्वर का, फिर ऑटोमेटिकली जो है ना वो बिज़नेस जैम हो जाएगा, बंद पड़ जाएगा। जितने टाइम के लिए बंद हो सकता है। अलग कंपनी वाले जो कि कॉम्पिटिटर्स होते हैं, अलग कंपनी वाले, वो कोशिश कर यही कोशिश करते हैं कि इस कंपनी को लॉस हो, ये कंपनी बंद हो जाए, जितना बंद हो सके बंद हो जाए। तो इस तरह से उस कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। DOS जो अटैक होता है बहुत नुकसानदेह होता है हर कंपनी के लिए। जब मेरी वेबसाइट बिजनेस करती थी 2 से 3 हज़ार, तो इसमें मुझे नुकसान हुआ था। मेरी वेबसाइट 2-3 दिन के लिए बंद हो गई थी, तो मुझे 5-6 हज़ार का नुकसान हुआ था। लेकिन सिक्योरिटी को लेकर मैंने अपनी वेबसाइट के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ किए हैं। मैं HTTPS प्रोटोकॉल यूज़ करता हूँ। मैं जो IP एड्रेस है वो डेडिकेटेड IP यूज़ करता हूँ, और
मैंने SSL सर्टिफिकेट भी ख़रीदा हुआ है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा, इसलिए जितना अलग कंपनीज यूज़ करती हैं वैसे ही मैंने अपने जो है ना वेबसाइट के वेब सर्वर को स्ट्रॉन्ग करके रखा है। ठीक है, आप जहन में रखें गूगल के कॉम्पिटिटर्स कितने होंगे, अदर सर्च इंजन्स वाले कितने होंगे, वो इसको डैमेज करने की कितनी कोशिश करते होंगे। बेसिकली इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करते हैं, प्रीवियसली 2004 की बात है, DOS अटैक के बारे में बात करता हूँ मैं। वो DOS अटैक नहीं था, बेसिकली जब माइकल जैक्सन का देहांत हो गया था, जब माइकल जैक्सन डेथ हुई थी जब माइकल जैक्सन की, तो गूगल के ऊपर इतनी ट्रैफिक आ गई थी, इतने विजिटर्स आ गए थे। वो तो रियल टाइम विजिटर थे, कोई और उसको जैम करने की कोशिश नहीं कर रहा था या लोड करने की कोशिश नहीं कर रहा था। तो गूगल बेसिकली इस इतनी बड़ी ट्रैफिक के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुआ था, उसने इतनी बड़ी ट्रैफिक सोची भी नहीं थी, 2004 की बात है। तो फिर 2011 की बात है आई थिंक, जब डेथ हुई थी माइकल जैक्सन की, तो गूगल सारा जैम हो गया था। फिर उसने माजरत कर ली थी अपने विजिटर से। अब गूगल के ऊपर पूरी दुनिया ही आ जाए ना तो भी बंद नहीं होगा, उसने अपने सर्वर को इतना स्ट्रॉन्ग करके रखा है और उसकी सिक्योरिटी को इतना हाईली स्ट्रॉन्ग, इतनी हाई फाई की कॉन्फ़िगरेशन रखी है, जितना बड़ा भी एक्सपर्ट हो ना वो गूगल को हैक नहीं कर पाएगा। पढ़े हैं हैकर्स, मैं मानता हूँ, लोगों के पास टेक्नोलॉजीज़ पढ़े हैं, प्रोग्रामर्स पढ़े हैं, बड़े नेटवर्क महादान पढ़े हैं इस दुनिया में, वो हैक कर सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स भी हायर किए हुए हैं गूगल ने। जितने आम लोग एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा एक्सपर्ट हायर किए हुए हैं गूगल वालों ने, गूगल कारपोरेशन वालों ने। जितने आम प्रोग्रामर्स होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा एक्सपर्ट्स हायर किए गए हैं गूगल कारपोरेशन वालों ने। तो टैलेंट हायर करते हैं ये बड़ी बड़ी कंपनीज पूरी दुनिया से। ठीक है, अभी देखें CEO है जो, वो इंडिया का है, वो बहुत बड़ा मीन्स जिसका नाम है सुंदर पिचाई, मीन्स मोस्ट टैलेंटेड पर्सन है। इसके मीन्स बहुत बड़े मीन्स कारनामे हैं जो कि अभी CEO बना है गूगल कारपोरेशन का। ठीक है, आई होप आपको इस क्लास में बहुत मज़ा आया होगा और आपने DOS के बारे में भी जान लिया होगा, DOS क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, DOS बनाने वाले सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर के बारे में हम बिल्कुल एंड में डिस्कस करेंगे, ताकि पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर आप सॉफ्टवेयर को इजीली यूज़ कर सकते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। से हैकिंग वेब एप्लीकेशन आज की इस क्लास का टॉपिक है हमारा, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ वेब एप्लीकेशन के हैकिंग टूल के बारे में और किस तरह से और क्या हैक हो सकता है वेब एप्लीकेशन के अंदर। बहुत सारे मेथोडोलॉजीज़ हैं, अप्रोच हैं किसी भी वेब एप्लीकेशन को हैक करने के बारे में। कुछ अटैक्स यूज़ किए जाते हैं एज ए रेफरेंस के बारे में या परफॉर्मेंस ख़राब करने के बारे में वेब एप्लीकेशन की। और वेब एप्लीकेशन होती क्या है, जो कि वेब सर्वर के ऊपर कुछ एप्लीकेशंस चलें, जैसा कि फेसबुक एक एप्लीकेशन है, ट्विटर एक एप्लीकेशन है। अगर मेरी वेबसाइट पर आएंगे आप कंप्यूटर पाकिस्तान पर, तो कंप्यूटर पाकिस्तान पर मैंने इंस्टॉल किया है वर्डप्रेस, ये भी एक एप्लीकेशन है जो कि इंस्टॉल हुई है। तो अगर कोई इसको हैक करना चाहे तो बहुत सारे मेथोडोलॉजीज़ हैं, अप्रोचेस हैं इनकी परफॉर्मेंस को ख़राब करने के लिए, अटैक करने के लिए। और कौन लोग अटैक करेंगे, एंटी बिजनेस अटैक करते हैं। बेसिकली अगर कोई और लोग पाकिस्तान के अंदर कंप्यूटर कोर्सेज सेल करते हैं तो वो चाहेंगे कि इसकी मीन्स बिजनेस ठप पड़ जाए, वो बैड रिव्यूज़ देना शुरू करेंगे वेबसाइट के बारे में। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि इसका सिस्टम ख़राब हो, ताकि सिस्टम ख़राब होगा तो उसका एंटी बिजनेस वालों की सेल बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, तो इसलिए वो यूज़ करते हैं ये ट्रिक्स। सेम लाइक दैट हर एक कंट्री में एंटी बिजनेस होती है, वो एक दूसरे को डाउन कर अब जाने की कोशिश करते हैं। तो एक जो टूल्स हैं, क्या क्या
हैक हो सकते हैं वेब एप्लीकेशन के। इंजेक्शन होती है, एक ट्रिक होती है जिससे हम घुसपैठ करते हैं वेब एप्लीकेशन के अंदर। ब्रोकन ऑथेंटिकेशन एंड सेशन मैनेजमेंट, अगर हैक करना हो तो हम उसकी ऑथेंटिकेशन को ब्रोक कर सेशन मैनेजमेंट को ब्रोक कर सकें। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को हम यूज़ करते हैं। इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस को यूज़ करते हैं। सिक्योरिटी मिस कॉन्फ़िगरेशन को चेकआउट करते हैं और उसको क्रैक करते हैं। सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं हम। मिसिंग फंक्शन लेवल एक्सेस कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट CSRF फोर्जरी की कोशिश करते हैं ब्रेक करने की। यूजिंग कंपोनेंट विथ नॉन वेलनरेबिलिटीज, जो कंपोनेंट उसके अंदर यूज़ होते हैं उनको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो वेब एप्लीकेशन के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं 1 से लेकर 10 तक। इन सारे कंपोनेंट्स को ब्रेक या इनको ख़राब करने की कोशिश करते हैं कुछ टेक्निक्स अप्लाई कर। और वो कौन से टूल्स हैं, वो कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसा कि मैं प्रीवियस क्लास से कहता आ रहा हूँ कि कोर्स के आखिर में मैं ये सारे सॉफ्टवेयर्स बताऊंगा आपको और उनकी लिंक्स दूंगा आपको, ताकि वो आप इंस्टॉल कर सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकें अपने केस स्टडी के लिए। ठीक है, आई होप आपको इस क्लास के अंदर बहुत मज़ा आया होगा। अगर इस क्लास के मतलब आपको कोई क्वेश्चंस हो, आप हमारे साथ डिस्कस करें कमेंट्स में, इस क्लास के कमेंट्स में। और अगर कोई क्वेश्चंस हो एथिकल हैकिंग के मतलब आप क्लास वाइज हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे हर लिहाज से। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर। SQL इंजेक्शन इस क्लास का टॉपिक है हमारा, और इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या होता है SQL इंजेक्शन और SQL इंजेक्शन को किस तरह से यूज़ किया जाता है और ये टेक्निक कौन यूज़ करते हैं। डेफिनेटली हैकर्स यूज़ करते हैं इस टेक्निक को। और SQL इंजेक्शन कहाँ पर अप्लाई की जाती है। बेसिकली SQL है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को के हैक करना या उसके डेटाबेस को ब्रेक करना, डेटाबेस को मीन्स लोडेड करना, डैमेज करना, उसके अंदर ऐसी एंट्रीज कर देना जिससे डेटाबेस लोडेड हो जाए और ख़राब हो जाए, डंप हो जाए डेटाबेस। ठीक है, अटैकर्स की ये कोशिश होती है और SQL इंजेक्शन से यही होता है। हम अपने रियल टाइम एग्जांपल के ऊपर थोड़ा सा कंसीडर करते हैं। मेरी वेबसाइट है कंप्यूटर पाकिस्तान, जिसके अंदर मोर देन 600 पोस्ट की गई हैं। तो ये पोस्ट मैंने की हैं और इससे मेरा डेटाबेस डंप नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कोई ऐसी ट्रिक ही अप्लाई नहीं की इंजेक्शन की, SQL इंजेक्शन की, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरी वेबसाइट बंद हो। ठीक है, जितनी भी डेटा मैं स्टोर करूँ वो मैं सिस्टमेटिकली स्टोर करूँगा, जिससे मेरा सिस्टम ख़राब नहीं होगा, डेटाबेस। ठीक है, बेसिकली मैंने अपनी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना शुरू की थी यूज़र्स की। तो इसके बैकएंड पर कुछ ऐसी मीन्स रजिस्ट्रेशंस हो रही थी जो कि मेरे डेटाबेस को बहुत ज़्यादा मीन्स नुकसान पहुंचा रही थी। तो मैंने कुछ मीन्स इसके लिए सिक्योरिटी रीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर लिए अपने वेबसाइट में बैकएंड पर, जिसकी मदद से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली और SQL इंजेक्शन से मुझे मीन्स में बच पाया। SQL इंजेक्शन ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर आपकी वेबसाइट पर एक ही दिन में, मेरे वेबसाइट में देखें इतना बड़ा स्पेस नहीं है कि एक ही दिन में लाखों की तादाद में यूज़र रजिस्टर्ड हो जाएं और मेरी वेबसाइट बंद हो जाए, लोडेड हो जाएगी, बंद हो जाएगी बेसिकली, क्योंकि मैंने वेबसाइट की मीन्स इतना बड़ी मीन्स स्पेस लिया ही नहीं हुआ। तो अगर कोई रजिस्टर करना चाहे 1 लाख 2 लाख एक दिन में, तो मेरी वेबसाइट डेफिनेटली बंद हो जाएगी, मेरा डेटाबेस डंप हो जाएगा। ये कहते हैं SQL इंजेक्शन। तो SQL इंजेक्शन को रोकने के लिए क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं कैप्चा टेक्निक। ह्यूमन रिकग्निशन कोड होते हैं, जो कि हम कोड डायल करते हैं, उससे प्रूव हो जाता है कि कोई ह्यूमन ही रजिस्टर हो रहा है, तो फिर इससे SQL इंजेक्शन रुक जाती है। SQL इंजेक्शन एक बिल्ट इन स्क्रिप्ट होती है जो कि ऑटोमेटिकली डेटाबेस के अंदर एंट्री करना शुरू कर देती हैं।
ठीक है, ये एक टेक्निक होती है जिसके डेटाबेस के अंदर ऑटोमेटिकली एंट्री होना शुरू हो जाती है, मीन्स रिकॉर्ड इंसर्ट होना शुरू हो जाता है, फिर डेटाबेस जो होता है डंप हो जाता है, डेटाबेस बिल्कुल मीन्स लोडेड हो जाता है, और अगर किसी वेबसाइट का डेटाबेस हो तो वो बंद हो जाएगा, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस हो तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ डेटाबेस होते हैं जो कि हाईली सिक्योर्ड होते हैं, जिसके ऊपर एसक्यूएल इंजेक्शन इम्पॉसिबल है अप्लाई करना। एसक्यूएल इंजेक्शन का एक सॉफ्टवेयर होता है, किसी भी आप वेबसाइट पर भेज सकते हैं, अगर उसकी वेबसाइट बहुत सिक्योर्ड होगी उसके ऊपर एसक्यूएल इंजेक्शन अप्लाई नहीं होगा। अगर जिसकी वेबसाइट सिक्योर नहीं होगी, जिनके जो यूज़ करते हैं HTTP प्रोटोकॉल, उसके ऊपर इजीली एसक्यूएल इंजेक्शन अफेक्ट हो जाएगा और इसकी वेबसाइट बंद हो जाएगी। ठीक है, तो एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, यूज़ करते हैं हम, जैसा कि ह्यूमन कैप्चा यूज़ करते हैं, और फॉर्म में एंटर करने के लिए पहले हम उस फॉर्म को सिक्योर करते हैं ताकि एंट्री कहीं से भी हो तो वो सिक्योर एंट्री हो। ठीक है, और कुछ डेटाबेस होते हैं जिनके ऊपर डेटा माइनिंग यूज़ की जाती है। डेटा माइनिंग किसे कहते हैं? डेटा माइनिंग कहते हैं बेसिकली, हम कहते हैं डेटा माइनिंग अगर किसी सिस्टम में बहुत ज़्यादा एंट्रीज हो जाएं किसी के डेटाबेस के अंदर, फिर डेटाबेस से वो इंफॉर्मेशन एक्सेस करने में डिफ़िकल्टी हो, लोड करें, तो हम डेटा माइनिंग यूज़ करते हैं, एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं, जिससे हमारे डेटाबेस मैनेज हो पाए ईजीली। अगर करोड़ों की तादाद में इंफॉर्मेशन, इवन मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाए, फिर भी हम उसको ईजिली एक्सेस कर पाएँ। जैसा कि यूट्यूब का डेटाबेस है बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसा कि फेसबुक का डेटाबेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, गूगल का डेटाबेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखें, मिलियंस बिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर होती है, फिर वो एक्सेस हो जाती है विद इन नैनो सेकेंड्स। ये बहुत बड़ा जो है ना डेटा माइनिंग का एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। ठीक है, एसक्यूएल इंजेक्शन किसी के ऊपर भी अप्लाई की जाती है, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर हम यूज़ करें क्योंकि वो बहुत बड़े नेटवर्क्स हैं, हम उसके ऊपर ये नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि उनके पास इसकी ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, इलीगली हम किसी के ऊपर अगर कोई भी वर्क करेंगे वो साइबर क्राइम में कंसिडर किया जाएगा, तो हम पकड़े जाएंगे तो इसकी बहुत बड़ी पेनल्टी देनी होगी और हर्जाना देना होगा उस मुल्क के हिसाब से, जिस मुल्क के ऊपर हम अटैक करेंगे उस मुल्क के हिसाब से उसके क्राइम में हम पकड़े जाएंगे और सज़ा भी उस मुल्क के हिसाब से ही होगी। ठीक है, तो जहन में रखें, ये जितनी भी एथिकल हैकिंग की टेक्निक्स हैं, अगर हम लीगली करना चाहें तो हमें परमिशन लेना होगी उस कंपनी की, परमिशन लेने के बाद हम यूज़ कर सकते हैं उस कंपनी के ऊपर, तो कोई उसके ऊपर डाउट नहीं होगा। अगर हम परमिशन बगैर यूज़ करेंगे, पकड़े गए तो बहुत बड़ा हर्जाना देना होगा। ऑलराइट, आई होप आपको एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में पता चल गया होगा, और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे किस तरह से वेब सर्वर हैक किए जाते हैं और वो किस तरह से हैक हो पाते हैं। वेब सर्वर अटैक टूल्स एक टूल है जिसकी मदद से हम वेब सर्वर के ऊपर अटैक कर उसकी इंफॉर्मेशन को या उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। वेब सर्वर को एक्सप्लॉइट करने का मतलब ये होता है कि उस वेब सर्वर को डैमेज मीन्स लोडेड कर देना, उसके मीन्स करप्ट कर देना वेब सर्वर को। ठीक है, तो एक और सॉफ्टवेयर है मेटास्प्लॉइट। मेटास्प्लॉइट एक ओपन सोर्स टूल है जो कि ख़ास तौर पर बनाया गया है वेब सर्वर को एक्सप्लॉइट करने के लिए। वेब सर्वर की बेसिकली बैकएंड पर एक कोडिंग होती है, अगर उसकी कोडिंग ख़राब हो गई तो वेब सर्वर नहीं चलेगा, अगर उस वेब सर्वर पर जितने भी इंफॉर्मेशन होगी वो नहीं चलेगी। देखें, अगर गूगल का वेब सर्वर है, कोई उसके वेब सर्वर को एक्सप्लॉइट कर दे तो कितना बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, और उससे लोग कितने डिस्टर्ब होंगे। राउंड अबाउट पूरी दुनिया यूज़ करती है गूगल को, तो पूरी दुनिया डिस्टर्ब हो जाएगी इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये मेटास्प्लॉइट एक, आप अगर बड़े पैमाने पर बात करें तो बड़े पैमाने पर बात कर सकते हैं, अगर छोटे पैमाने पर छोटे वेब सर्वर की बात करें जिसकी कॉन्फ़िगरेशन इतनी स्ट्रांग ना हो, बड़े वेब सर्वर की बात करेंगे जैसा कि गूगल का वेब सर्वर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का वेब सर्वर हो गया,
तो उसके ऊपर ये मेटास्प्लॉइट वगैरह अगर हम यूज़ करना चाहें तो वो अप्लाई नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनकी कॉन्फ़िगरेशन इतनी स्ट्रांग होती है, उनके पास इनकी ब्लॉक करने की डेफिनेशन ऑलरेडी अवेलेबल होती है। जो जितने भी ट्रिक्स यूज़ की जाती हैं किसी भी सिस्टम को हैक करने के लिए, लोड करने के लिए, या उसको डैमेज या एक्सप्लॉइट करने के लिए, तो वो हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कि बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। वो ऑलरेडी इनकी सारे की ब्लॉक की डेफिनेशन रख लेते हैं अपने पास। तो अगर हम छोटे नेटवर्क्स के ऊपर अप्लाई करें तो इजीली ये अप्लाई हो जाती हैं ट्रिक्स। ठीक है। टेस्टिंग एंड यूजिंग एक्सप्लॉइट कोड, और ख़ास तौर पर अगर वेब सर्वर को चेक करने के लिए अगर किसी एथिकल हैकर को कोई कंपनी हायर करे तो वो ये मेटा एक्सप्लॉइट यूज़ करेगा, सॉफ्टवेयर और टूल किट यूज़ करेगा उसकी वीकनेस मालूम करने के लिए वेब सर्वर की। ठीक है। ऑलराइट, आई होप आपने इस क्लास में वेब सर्वर की हैकिंग के बारे में और उसके टूल के बारे में इंफॉर्मेशन ले ली होगी, और आपको पूरे से पता चल गया होगा कि किस तरह से क्या काम होता है मेटा एक्सप्लॉइट का और वेब सर्वर अटैक टूल का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। हैकिंग वायरलेस नेटवर्क, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे वायरलेस नेटवर्क कौन से होते हैं और क्या होते हैं। बेसिकली जिनमें तार ना हो और एक नेटवर्क हो मुकम्मल, तो हम उसे कहते हैं वायरलेस नेटवर्क। अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में जैसा कि मोबाइल कंपनीज़ हैं, मोबिलिंक हो गया, यूफोन हो गया, जोंग, टेलीनार, ये कुछ कंपनीज़ हैं जो कि वायरलेस नेटवर्क्स हैं, बहुत बड़े नेटवर्क्स हैं वायरलेस, जिनके पास करोड़ों की तादाद में सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है। अगर अलग कंपनी की बात करें, हर एक मुल्क में टेलीनार जैसा कि वर्ल्ड वाइड हर एक मुल्क में होती है ये वायरलेस कंपनी, और इसी तरह से एक वायरलेस नेटवर्क भी होते हैं। ये भी वायरलेस नेटवर्क है। एक और वायरलेस नेटवर्क होता है जो कि हम यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में, जैसा कि यूनिवर्सिटी का वायरलेस नेटवर्क हो गया जो कि पब्लिकली यूज़ होता है, हर कोई उसको एक्सेस कर पाता है। ठीक है। अगर किसी कैंपस का वायरलेस नेटवर्क हो गया, अभी देखें हमारे मुल्क में एक शहर में, पूरे शहर में फ्री वायरलेस नेटवर्क इंट्रोड्यूस कराया है, जिसमें लोग फ्री ऑफ कॉस्ट नेट यूज़ कर सकते हैं और हाई स्पीड। ठीक है। यूनिवर्सिटी के रीजन में वायरलेस नेटवर्क दिए जाते हैं ताकि लोग वायरलेस यूज़ करें, वायरलेस इंटरनेट यूज़ करें। अगर उनको कोई डिफ़िकल्टी हो तो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन ले लें ईजिली। ठीक है। तो अगर कोई इस वायरलेस नेटवर्क को हैक करे तो वो किस तरह से हैक करेगा। बेसिकली इसके लिए कुछ टूल्स होते हैं, कुछ मोबाइल नेटवर्क्स के टूल होते हैं। मोबाइल का वायरलेस, सिर्फ सिंपल एक मोबाइल डिवाइस का वायरलेस हमें हैक करना हो तो उसके लिए वाईफाई मैप होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हम इंस्टॉल करते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो उसे जब इंस्टॉल करते हैं तो जितने भी सराउंडिंग में होते हैं वाईफाई, उन सारों के पासवर्ड वगैरह आ जाते हैं, उससे हम इजीली कनेक्ट होकर उनके मीन्स इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। वाईफाई की मदद से हम पूरी डिवाइस की इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। अगर किसी का वाईफाई ऑन हो किसी के मोबाइल का, तो उसके मोबाइल में घुसकर उसकी जो गैलरीज हो गई, उसके कार्ड के अंदर डेटा हो गई, जो उसका कॉल रिकॉर्ड हो गया, एसएमएस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सब कुछ देख सकते हैं। उसके लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर हैं, टूल किट्स हैं, जो कि मैं आखिर में बताऊंगा। तो ये जो नेटवर्क होते हैं इनको हैक किस तरह से किया जाता है। बेसिकली जब ये वायरलेस नेटवर्क इंट्रोड्यूस हुआ था तो ये इजीली हैक हो जाते थे, इसकी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती थी, तो लोग इसकी सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। जब इसकी सिक्योरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई तो इसके ऊपर बिजनेस बहुत बड़ा होना शुरू हो गया। अब देखें दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोगों में से जो काउंट किए जाते हैं वो मोबाइल वायरलेस नेटवर्क कंपनी के मालिक ही काउंट किए जाते हैं।
और सबसे ज़्यादा बिजनेस भी यही कंपनी वाले करते हैं। ठीक है, तो आप जहन में रखें कि अगर कोई इनके वाईफाई वायरलेस नेटवर्क को हैक कर ले तो उनको कितना बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, और सिर्फ पुअर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये ईजिली हैक हो जाते हैं नेटवर्क्स, और बड़े नेटवर्क्स तो हैक करना इम्पॉसिबल होता है। सिर्फ हम उनकी वीकनेस को चेक कर बता सकते हैं, एथिकल हैकर्स। ओके, हैक करने के लिए जो टूल किट्स हैं वो सारे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आपको इस क्लास में मज़ा आया होगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें, और इस क्लास के बारे में अगर कोई आपको कमेंट्स हों या कुछ जानना चाह रहे हो मज़ीद तो आप हमारे साथ डिस्कस करें, हम आपकी मदद करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे अवॉइडिंग IDS, फायरवॉल्स एंड हनीपॉट्स। ये कुछ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं और कुछ डिवाइसेस हैं जो कि ख़ास तौर पर नेटवर्क की सिक्योरिटी को मॉनिटर करने के लिए लगाई जाती हैं या इंस्टॉल की जाती हैं। तो इस डिवाइसेस और इन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस का क्या फ़वायद होते हैं, इससे हम मैलिशियस एक्टिविटीज़ को देख सकते हैं और पॉलिसी वायलेशन को भी मॉनिटर कर सकते हैं। मैलिशियस एक्टिविटीज़ मिसाल के तौर पर कोई हमारे सॉफ्टवेयर को क्रैक कर सेल आउट तो नहीं कर रहा, या कोई हमारे सॉफ्टवेयर को क्रैक कर फ्री डाउनलोड के लिए तो नहीं दे रहा। और पॉलिसी वायलेशंस के मुताबिक ये बात होती है कि अगर हमारे कौन से लोग कितने लोग हमारे इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर चला रहे हैं और कितने लोग लीगली यूज़ कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को या किसी प्रोडक्ट को। ठीक है, और कितने लोग वायलेशन कर रहे हैं पॉलिसी के, तो उनके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। ठीक है, और मैलिशियस एक्टिविटी को भी मॉनिटर करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन वाले। तो इनसे ये पता चल जाता है, अगर मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, अगर मैं कोई सर्विस लॉन्च करता हूँ, या कोई मैं एप्लीकेशन बनाता हूँ और उसको इंस्टॉल कर देता हूँ, या मैं कहता हूँ कि आपके सिस्टम के लिए मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है जो कि इंटरनेट की मदद से बैकलिंक्स जनरेट करके दे देगा, आपको मैनुअल बैकलिंक्स जनरेट करके देगा या आपको लिंक जनरेट करके देगा। ऐसा कोई मैंने एप्लीकेशन बना ली, तो उसके एप्लीकेशन के बैकएंड पर मैं ये डिवाइसेस इंस्टॉल करूँगा, अवॉइडिंग IDS, फायरवॉल, हनीपॉट्स, जो कि हमें बताएंगे कि मैलिशियस एक्टिविटीज़ कैसी हो रही हैं, कौन इन सॉफ्टवेयर को फ्री यूज़ कर रहा है क्योंकि ये पेड सॉफ्टवेयर है, और कौन पॉलिसी की वायलेशन कर रहा है, और ये सारी रिपोर्ट जनरेट कर हमें ये डिवाइस दे देंगे। ओके, तो अगर इस डिवाइसेस के बारे में या इन एप्लीकेशन के बारे में आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। गुड बाय। हैकिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म इस क्लास का आज का टॉपिक है, और इस क्लास के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे सब कुछ मोबाइल प्लेटफॉर्म के हैकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं मोबाइल मैनेजमेंट के बारे में, उनके पास डिवाइस होती है और उन ऑर्गेनाइजेशन की डेटा भी होती है। एथिकल हैकर्स का काम होता है कि उन ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी के ऊपर अटैक करें और उनको बताएं कि आपकी सिक्योरिटी के क्या वीक पॉइंट्स हैं। अगर मोबाइल डिवाइस वल्नरेबिलिटीज़ की बात करें, मोबाइल प्लेटफॉर्म पर बड़ी बड़ी कंपनी के सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होते हैं। अगर उन सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को कोई हैक कर ले तो इससे कितना नुकसान होगा। तो ये बड़े बड़े एथिकल हैकर्स होते हैं जो कि कोशिश कर उनकी वीकनेस पॉइंट को बता देते हैं कि आप देखें, जैसा कि गेम्स होती हैं करोड़ों की तादाद में मोबाइल में इंस्टॉल होती है, अगर उन गेम में कोई वायरस दे दे और उसकी सिक्योरिटी पर बात आ जाए तो उसकी गेम कंपनी को कितना नुकसान होगा। तो वो मोबाइल प्लेटफॉर्म को भी मद्देनज़र रखते हैं कि किस मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए हम एप्लीकेशन बना रहे हैं, आया ये कि सिक्योर रहेगी या नहीं रहेगी, या प्लेटफॉर्म इसके लिए सपोर्टेबल है या नहीं है। ये सब कुछ एथिकल हैकर्स उनको पॉइंट आउट करके बता देते हैं। व्हाट्सएप के बारे में डिस्कस करते हैं। जब व्हाट्सएप लॉन्च हुआ था
तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोगों ने इसको इंस्टॉल किया अपने में, क्योंकि इतनी आला किस्म की एप्लीकेशन है जिसकी वजह से ये इंस्टॉल हुई हर एक किसी के मोबाइल में। तो रिसेंटली अभी 2016 में इसकी सिक्योरिटी को लेकर लोग परेशान हो गए, क्या हमारे जो हम एसएमएस करते हैं वो सिक्योर रहते हैं, जो हम डेटा एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं क्या वो सिक्योर होती है। तो प्रीवियसली ये डेटा सिक्योर नहीं होती, तो फिर इन्होंने अपनी सिक्योरिटी को बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग किया, जिससे व्हाट्सएप मीन्स और मज़ीद सिक्योर हो गया और मज़ीद प्रोटेक्टेड होकर यूज़ होने लगा। अब हम अपने जितने भी मैसेजेस करते हैं, फ़ोटोज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करते हैं, वीडियोस शेयर करते हैं, टॉप सीक्रेट बातें शेयर करते हैं, तो वो सीक्रेट ही रहती हैं, क्योंकि उन्होंने HTTP इनक्रिप्शंस टेक्निक्स यूज़ की। हमारी जितनी भी डेटा होती है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है, तो इसलिए उसको हैकर्स नहीं पढ़ पाते। तो काउंटर मेजर्स एक टूल होता है जो कि यूज़ करते हैं मोबाइल प्लेटफॉर्म को सिक्योरिटी को चेक करने के लिए। एक एग्ज़ाम भी है एथिकल हैकर्स का 312-50, जिसमें मोबाइल प्लेटफॉर्म के बारे में सवालात आते हैं। और मोबाइल प्लेटफॉर्म में अगर इसके बारे में ट्रेनिंग लेनी हो तो एथिकल हैकिंग 3125 ये आप ट्रेनिंग ले लें। इस ट्रेनिंग में मुकम्मल मोबाइल प्लेटफॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन है और आपको इसके बारे में मज़ीद मालूमात मिलेगी। इसी काउंसिल जहाँ पर हम सर्टिफिकेशन करते हैं एथिकल हैकिंग के बारे में, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में बताया, और उस लैब के अंदर सारा मटेरियल है मोबाइल प्लेटफॉर्म के बारे में मज़ीद मालूमात का। आई होप आपको मोबाइल प्लेटफॉर्म के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। बेसिकली कुछ और मज़ीद बातें मैं बताता हूँ मोबाइल प्लेटफॉर्म के बारे में। जब हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं एंड्रॉयड में या ओएस में, एप्पल के सेल फ़ोन में या माइक्रोसॉफ्ट के सेल फ़ोन में, तो वो ख़ास तौर पर बनाए जाते हैं मोबाइल की सिक्योरिटी को ब्रेक करने के लिए। तो आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें, मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूँगा अपने मोबाइल फ़ोन में आप यूज़ करो गूगल प्ले स्टोर, क्योंकि वो स्कैन कर एप्लीकेशन को अपलोड करते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट में जो कि माइक्रोसॉफ्ट वालों का स्टोर है, अब उससे स्कैन डेटा जाती है स्टोर में, फिर वहाँ से आप आंखें बंद कर और फुली ट्रस्टेड आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो आप का मोबाइल हैक होने के बहुत बड़े नुकसानात हैं। अगर मैं देखें, बहुत बड़ी एप्लीकेशंस भी हैं जो कि थर्ड पार्टी हैं, जो कि जिनको यूट्यूब नहीं कहता कि आप ये इंस्टॉल करो, क्योंकि वो इलीगल पॉइंट ऑफ व्यू से यूट्यूब की वीडियोस को डाउनलोड करने के सॉफ्टवेयर होते हैं, इसलिए उनकी मीन्स टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक उन्होंने ये ब्लॉक करके रखे हैं गूगल प्ले स्टोर में भी और यूट्यूब वालों की पॉलिसी के मुताबिक भी। तो आप जहन में रखेंगे, अगर आप वो वाली एप्लीकेशन से डाउनलोड करोगे अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, तो मे भी हो सकता है कि आपकी मोबाइल की सिक्योरिटी का नुकसान हो पाए। ओके, अगर आपको इस क्लास के मतलब कोई सवाल हो तो आप डिस्कस ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। क्लाउड कंप्यूटिंग, अगर क्लाउड कंप्यूटिंग की सिंपली द बेस्ट मीनिंग करें तो ये डेटा को स्टोर करना और एक्सेस करना इंटरनेट के ऊपर आपके कंप्यूटर हार्ड ड्राइव के बजाय इंटरनेट को यूज़ कर हम डेटा को स्टोर भी करें और एक्सेस भी करें। कुछ हमारे पास रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं और बहुत बड़े क्लाउड्स हैं, जैसा कि हमारे पास है फोरशेड, box.com, गूगल ड्राइव और इसी तरह से रैपिड शेयर, क्लाउड शेयर, क्लाउड फ्लेयर, ये बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर हम अपनी डेटा को स्टोर करते हैं, फिर डेटा को स्टोर कर एक्सेस करते हैं। टेराबाइट्स में हम अपनी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, मेगाबाइट्स में हम अपनी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, फिर एक्सेस कर सकते हैं। फिर हम उसकी प्राइसेस होती हैं जिनकी मदद से कुछ कंपनीज होती हैं जिनकी बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत बड़ी डेटा होती है, जैसा कि मूवीज़ हो गई, मूवीज़ कॉरपोरेशन, कुछ कंपनीज हो गई जिनके बड़े बड़े वीडियोज़ होती हैं, डेटा होती हैं, या कोई
बड़े सॉफ्टवेयर की कंपनीज हो गई, वो अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करती हैं, अपलोड करके रखती हैं उन क्लाउड फ्लेयर्स पर, जहाँ से वो सेल आउट भी कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को लोगों के पास। अगर क्लाउड कंप्यूटिंग में अगर कोई हैकर्स उनकी इंफॉर्मेशन को स्टील कर ले तो कितना बड़ा नुकसान होगा उन बड़ी बड़ी वेबसाइट्स का। ठीक है, अगर कोई मूवी को इंटरनेट पर सेल आउट करता है उसकी क्लाउड कंप्यूटिंग को ही यूज़ कर मिसाल के तौर पर एडोब फोटोशॉप का एक सॉफ्टवेयर 10,000 15,000 का, तो वो कहीं पर स्टोर्ड है इंटरनेट पर। अब वहाँ से वो सॉफ्टवेयर की मीन्स हैक कर वो लिंक ले लेते हो और इजीली वो डाउनलोड हो जाए हर किसी के लिए, तो आप वो सेल करना शुरू कर देते हो और लिंक भी वही लीगल तरीके से यूज़ करते हो, तो उस कंपनी को कितना नुकसान होगा, ज़हन में रखें ना। तो ये कोशिश कर क्लाउड कंप्यूटिंग की डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं, वो भी एथिकल हैकर्स का ही काम होता है कि उनको वो टेक्निक्स बताई जाएं जिनसे उनकी क्लाउड कंप्यूटिंग के डेटा को मोर सिक्योर किया जाए नेटवर्क के ऊपर, इस तरह के डेटा को सिक्योर रखा जाए। ठीक है, इसके लिए भी कुछ टूल्स हैं और कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं बिल्ट इन, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसा कोई स्पेस हो इंटरनेट के ऊपर जहां से हम डेटा को स्टोर एंड एक्सेस कर सकें, तो वो सिक्योर तरीके से। तो इसके भी कुछ टूल्स हैं जो कि मैं लास्ट क्लास में कोर्स के लास्ट टॉपिक्स में डिस्कस करूंगा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। ओके, तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। क्रिप्टोग्राफी मेरे इस क्लास का टॉपिक है आज का। क्रिप्टोग्राफी क्लोजली रिलेटेड है डिसिप्लिन क्रिप्टोलॉजी, क्रिप्टोनालिसिस। ठीक है, क्रिप्टोग्राफिकली बेसिकली क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, ये इमेजेस को मर्ज करता है, माइक्रो डॉट्स इंक्लूड करता है। ये एक टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टोग्राफी एक टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम माइक्रो डॉट्स बनाता है और मर्ज करता है वर्ड्स को इमेज के साथ, जो कि इमेज की कोडिंग होती है उसको मर्ज कर देता है वर्ड्स के साथ, और फिर सारी इंफॉर्मेशन हाइड हो जाती है और कोई भी हैकर उसको पढ़ नहीं पाता। इसे कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। और जो क्रिप्टोग्राफी है आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है हर जगह पर, हर किसी के लिए। और क्रिप्टोग्राफी के टर्म्स को हम कहते हैं प्लेन टेक्स्ट। एक ऑर्डिनरी टेक्स्ट या क्लियर टेक्स्ट या साइफर टेक्स्ट जो कि इनक्रिप्टेड हुआ हो। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक टेक्स्ट है, एक पैराग्राफ है, और उस पैराग्राफ को अगर हम इनक्रिप्शन टेक्निक अप्लाई करें, क्रिप्टोग्राफी की इनक्रिप्शन टेक्निक अप्लाई करें, तो वो टेक्स्ट मर्ज हो जाएगा डॉटेड फॉर्म में और वर्ड्स जो होंगे वो इमेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसे हम कहते हैं इनक्रिप्शन। फिर उस इंफॉर्मेशन को पढ़ना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है, उसको कोई समझ भी नहीं सकता। फिर उस इनक्रिप्टेड डेटा को हम डिक्रिप्शन करते हैं, मीन्स फिर से उसी सेम फॉर्म में लाने को हम कहते हैं डिक्रिप्शन। जो मेरा टेक्स्ट होगा, एक पैराग्राफ होगा टेक्स्ट का, उसको हम इनक्रिप्ट करेंगे, उसको पढ़ने में डिफ़िकल्टी होगी, डॉटेड फॉर्म में आ जाएगा, मर्ज हो जाएगा वर्ड इमेजेस के साथ। ठीक है, फिर उसी ही सेम इनक्रिप्टेड डेटा को कन्वर्ट करेगा डिक्रिप्शन में। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसे हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। अब हम आते हैं, डिस्कस करते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ। देखें, मेरी वेबसाइट है कंप्यूटर पाकिस्तान, और इसके ऊपर मैंने इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी यूज़ की है, डबल सॉकेट लेयर, जो कि जितनी भी डेटा है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में
होकर डिक्रिप्टेड फॉर्म में आ रही है। जब ये देखें, ये सिक्योर लिखा आ रहा है यहाँ पर, ये इंफॉर्मेशन जब सर्वर से आ रही है, सर्वर से डिस्प्ले हो रही है, जब मैंने इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया तो ये इंफॉर्मेशन इनक्रिप्टिव थी, अब ये डिक्रिप्टिव होकर सामने आ गई। तो अगर हैकर ट्राई करेगा इस इंफॉर्मेशन को देखने की, ये इस वेबसाइट पर क्या क्या पड़ा हुआ है, क्योंकि देखें, आप जहन में ये रखें कि वेबसाइट एक को हैकर हैक नहीं करेगा कभी भी टारगेट कर वो टारगेट करेगा लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद वेबसाइट को। तो ह्यूमन के लिए एक एक वेबसाइट को खोल कर ओपन करना, चेक करना, देखना, ये इम्पॉसिबल है, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर ही कर सकता है। तो वो क्या करेगा, लाखों की तादाद में वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करेगा। जो वेबसाइट यूज़ करेंगे HTTP, सिर्फ HTTP, तो उनकी इंफॉर्मेशन ईजिली अनसिक्योर्ड होती है और ईजिली शो ऑफ हो जाती है, उनके पासवर्ड वगैरह सब कुछ सर्वर पर जो यूज़ होते हैं। तो वो उनको यूज़ कर उनके अगर उनको एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ करना चाहे तो उनकी वेबसाइट पर एडवर्टाइजिंग शो होना शुरू हो जाएंगी। वो प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या लॉजिक यूज़ करता है, किस तरह से हैक कर क्या किस टारगेट को लेकर वो हैक कर रहा है इतनी बड़ी वेबसाइट्स को। ठीक है, अगर मेरी वेबसाइट उसके पास जाएगी तो ये वेबसाइट इनक्रिप्टेड होगी और जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास जाएगी तो वो उसको समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है, अगर उस इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट करेगा, हर किसी के पास अलग ही किस्म की टेक्निक होती है इनक्रिप्ट करने की। तो जो टेक्निक मैं यूज़ कर रहा हूँ इनक्रिप्ट करने की, इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट करने की, वो सारी डेफिनेशन है कमांडोज वालों की और उन्होंने सर्टिफिकेशन, सिर्फ उन्होंने के पास टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, वो अपनी इनक्रिप्टिव टेक्निक किसी के साथ भी शेयर नहीं करेंगे। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी टेक्निक होती है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, ताकि वो जिनको भी ये सर्विस प्रोवाइड करें टॉप सीक्रेट रहती है ये सर्विस। ठीक है, तो हैकर के पास उसकी डेफिनेशन नहीं होगी, अगर वो कहीं पर जाएगा उसको इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाली टेक्निक यूज़ करेगा तो वो डिक्रिप्ट भी नहीं कर पाएगा, इसलिए हमारी वेबसाइट टॉप सीक्रेट रहती है, सिक्योर रहती है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी, जिसे हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। ओके, अगर आपको क्रिप्टोग्राफी के बारे में कुछ मालूमात लेनी हो या कुछ क्वेश्चंस हो, आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट फॉर्म की बात बताता हूँ। आते हैं, इनक्रिप्ट कैसे होता है, डिक्रिप्ट कैसे होता है। हम अगर आप गूगल के अंदर लिखेंगे इनक्रिप्ट डेटा, इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट डेटा, जनरेटर। ठीक है, तो मैं इस वेबसाइट पर आऊँगा, और इस वेबसाइट पर मैं कोई भी प्लेन टेक्स्ट, ये देखें इनक्रिप्ट, और ये इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, फिर यहाँ पर इनक्रिप्टेड टेक्स्ट आ जाएगा, ये डिक्रिप्टेड टेक्स्ट। ये किस तरह से कोडिंग होती है आप यहाँ पर आप ऑनलाइन टूल्स पर आकर चेक कर सकते हैं, और भी इनों के टूल्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कहीं से टेक्स्ट ले लूँ, मिसाल के तौर पर मैं टेक्स्ट लेता हूँ, हेलो एवरीबॉडी, आई एम नईम हुसैन, आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट एथिकल हैकिंग। करता हूँ, इनक्रिप्ट करता हूँ डेटा को, ये देखें ये डेटा हो गए इनक्रिप्ट। ठीक है, अब इस डेटा को डिक्रिप्ट करूँ, कॉपी, ये एथिकल हैकर नहीं पढ़ पाएगा, अगर कोई भी हैकर हो तो ये पढ़ पाएगा, ये कोड नहीं पढ़ पाएगा। हर किसी के पास अपनी ही डेफिनेशन होती है इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने की। ये देखें डिक्रिप्ट हो गई। तो ये टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं क्रिप्टोग्राफी।
ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय। इस कोर्स के अंदर मैंने बताया था कि लास्ट में मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर के लिंक बताऊंगा, जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ करें अपने कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ कर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको यूज़ करें, जिनसे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी समझने में। फुट प्रिंटिंग क्या होती है, ई नंबरेशन क्या होती है, स्नैपिंग क्या होती है, ये सब कुछ आपको ईजिली बहुत ज़्यादा गाइडलाइन मिल जाएगी। प्रीवियस क्लास में मैंने इनके बारे में थ्योरेटिकली बताया था, अब आप लैब पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकली वर्क करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले फुट प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर की तरफ आएंगे। फुट प्रिंटिंग के लिए जो लिंक मैंने आपको बताई है, यह है simtk.org, ऑर्गेनाइजेशन है प्रोजेक्ट साफा, फुट प्रिंटिंग है इनका सॉफ्टवेयर। आप लेटेस्ट रिलीज इनों की डाउनलोड कर लें अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है, अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की ये रहा। अगर आप दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो आप उनमें यूज़ करें, ठीक है, लेकिन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप ये यूज़ करें, कोई भी वर्जन हो सब पर चल जाएगा। और इसको इंस्टॉल करने के बाद फिर आप इसको चलाएं। और जहन में रखें एक बात, जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो तो किसी और के नेटवर्क की फुट प्रिंटिंग करना शुरू ना कर दें। मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करता हूँ, आप अपना नेटवर्क बनाओ, अपने 2 डिवाइसेस हों आपके पास, 2 मोबाइल के डिवाइसेस हों। इट मीन्स कि आप नेटवर्क बना सकते हो 2 डिवाइस के, ठीक है। अगर आपके पास कोई वेबसाइट हो या वेब सर्वर हो, वो आपके पास नेटवर्क आ गया एक, तो आप उसके बारे में डिटेल ले सकते हैं, या आप जो नेटवर्क अपने यूज़ कर रहे हो लैपटॉप में, पीसी में, तो आप उसके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये रहा फुट प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर, जो कि आपको कंप्लीट डिटेल देगा किसी भी नेटवर्क की, ठीक है। वो आप चेक कर लें फुट प्रिंटिंग में क्या होता है। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई CEH सर्टिफिकेशन ऑफ एथिकल हैकिंग में सवाल आ गया, आपने प्रैक्टिकली मालूमात ले ली किसी भी नेटवर्क की, तो इससे कोई भी सवाल आएगा तो आप इजीली हेल्प कर पाओगे। तो अपने जहन में ये बात ज़रूर रखिएगा। डाउनलोड कर लें ये पैकेज, ओके। विंडोज़ के लिए ये है, आप डाउनलोड कर इंस्टॉल कर चला लें। अब हम आते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर की तरफ। जैसा कि मैंने बताया था 3 फेस होते हैं, स्नैपिंग, इनमरेशन, फुट प्रिंटिंग। आपके पास ये सारी डिटेल हो फिर आप मेलवेयर क्रिएट करेंगे। अब हम आएंगे इनमरेशन के लिए। इनमरेशन के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर है साइजविन, ये आप इंस्टॉल करोगे। साइजविन पर आओगे, इंस्टॉल करने के लिए आप ऑपरेटिंग सिस्टम में, अगर आप 86 ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करो, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये साइजविन इंस्टॉल होकर डाउनलोड कर इंस्टॉल करके चला लेंगे। तो फिर आपके पास साइजविन में क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है, कौन सी डिटेल मिलती है आपको, वो सारी आपके पास वो भी चेक कर लेंगे। अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ एथिकल हैकिंग में कोई क्वेश्चन आ गया ई नंबरेशन का, तो आप प्रैक्टिकली अगर आपका काम होगा तो आप इजीली मालूम कर पाओगे कि साइजन में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, कौन सी इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस कर सकते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं। फिर से मैं आपको रिकमेंडेड कर रहा हूँ कि आप सिर्फ अपने ही नेटवर्क यूज़ करोगे, क्योंकि किसी और कंपनी ने तो आपको ऑथोराइज नहीं किया ना, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर दो। तो अपने नेटवर्क की, अपने मोबाइल फ़ोन की इंफॉर्मेशन आप साइजविन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप खुद ऑथोराइज हो गए अपने डिवाइसेस के, अपने लैपटॉप के, अपने मोबाइल फ़ोन के, अपने नेटवर्क के, तो ऐसे कोई इशू नहीं होगा, ओके। तो साइजविन आप यूज़ करें सॉफ्टवेयर ई नंबरेशन इंफॉर्मेशन लेने के लिए। ऑलराइट, अब मैं आपको दूसरा सॉफ्टवेयर बताने जा रहा हूँ, जिसकी लिंक है यहाँ पर। स्नैपिंग, स्नैपिंग आप इंस्टॉल करोगे, फ्री नेटवर्क स्नैपर है, जो कि ट्रायल वर्जन मिलेगा 1 मंथ के लिए, बहुत बड़ा होता है। आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर नेटवर्क की पूरी डिटेल देख सकते हो। फुट प्रिंटिंग के लिए कंप्यूटर सिस्टम की इंफॉर्मेशन ले सकते हो,
और स्नैपर के लिए नेटवर्क की इंफॉर्मेशन ले सकते हो, इनमरेशन के लिए भी इंफॉर्मेशन, जो जो आप देखें न्यू इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है वो आप अपने जहन में रखें, प्रैक्टिकली आपका काम हो जाएगा। देखें ये स्नैपर का एक इमेज भी बना के रखा हुआ है कि किस तरह से मॉनिटर कर रहा है जितनी भी डेटा जा रही है नेटवर्क में। बहुत अच्छा इमेज है जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि स्नैपर हम कैसे यूज़ करते हैं। जब आप यूज़ करोगे टेबल फॉर्मेट में आपके पास इस तरह से इंफॉर्मेशन आ जाएगी, पूरी ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है इसका। तो आप देख लें क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, कैसे आ रही है नेटवर्क की, और ये सारी डिटेल आप ले लें आप इसकी। अगर ये सारी सॉफ्टवेयर आपका ऑलरेडी यूज़ हुआ होगा, जब आप ट्रेनिंग में जाओगे CEH की, तो आपके पास एक मीन्स ऑलरेडी कॉन्सेप्ट होगा, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और आप इजीली सीख पाओगे। अगर आपके पास स्नाइपर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, फिर वो पढ़ाएंगे तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी। मेरा कोर्स आपको इतनी मदद करेगा, तकरीबन 80% मदद करेगा मेरा कोर्स किसी भी। फिर आप ट्रेनिंग करोगे, ट्रेनिंग करने के बाद एग्ज़ाम जैसे ही पास करोगे तो आप सर्टिफाइड हो जाओगे। फिर एथिकल हैकिंग की जॉब्स जितनी भी पाकिस्तान में आ रही हैं, अगर आप एथिकल सर्टिफाइड होगे CEH के, तो आपको कंपनी आंखें बंद कर कर ले लेंगी अपने मीन्स प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए। अगर आपने मेरा कोर्स ले लिया, ठीक है, और कोर्स मुकम्मल देख लिया है, आपको आइडिया आ गया होगा मुकम्मल इतना कि आप किसी भी कंपनी में एथिकल हैकिंग के लिए जॉब कर सकते हो पाकिस्तान में। दूसरे मुल्क वाले अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं, इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू पास करेंगे तो उनकी ईजिली हो जाएगी जॉब कोर्स की, क्योंकि आपके पास सारे टूल किट होंगे, सारे सॉफ्टवेयर्स होंगे, सारा आपके पास वे होगा किस तरह से हैकर यूज़ करते हैं, ट्रिक्स ये सारी होंगी। सॉफ्टवेयर जितने भी हैं वो मैं आपको 1 बाय 1 कर बताता जा रहा हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ओके, तो अब हम आते हैं और टॉपिक की तरफ, वो है मेलवेयर क्रिएटर। मेलवेयर क्रिएटर आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे, अपना ही मेलवेयर बनाकर अपने ही सिस्टम के ऊपर अप्लाई करोगे या किसी और कंप्यूटर में जिसके आप ऑनर होंगे, ऑथोराइज्ड होंगे। तो इससे क्या होगा, और जहन में रखें कि आप अगर मेलवेयर क्रिएट कर अपने ही किसी कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, क्योंकि आप ऑथोराइज हो अपने कंप्यूटर के, उसमें कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो, नो डाउट। ठीक है, जितने भी मेलवेयर, पहले कोई भी मेलवेयर क्रिएट करना चाह रहे हो, सारी इंफॉर्मेशन क्रिएट कर आप स्नैपिंग इंफॉर्मेशन ले लोगे, फुट प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन ले लोगे, साइजविन इनमरेशन की इंफॉर्मेशन ले लोगे। फिर मेलवेयर जब क्रिएट करोगे तो कौन सा मेलवेयर क्रिएट कर रहे हो कि उनमें पहले आपको मेलवेयर की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो मेलवेयर आप क्रिएट करो, जो भी वायरस आप क्रिएट करो, तो उसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसका ये फ़वायद होते हैं। कुछ मेलवेयर मैंने बताए थे, हज़ारों की तादाद में मेलवेयर्स हैं, उनमें से जो आप यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने कंप्यूटर में। ठीक है, किसी और के ऊपर इंफॉर्मेशन ये यूज़ नहीं करना, क्योंकि मैंने आपको हाईली रिकमेंडेड किया था और ये आपको इंस्ट्रक्शन दी थी कि आपको ये जहन में बात मद्देनज़र रखनी है, दिलो दिमाग में, कि आप जो भी काम करोगे लीगल काम करोगे और इलीगल काम नहीं करोगे। जब आप इलीगल काम करोगे तो पकड़े जाओगे तो बहुत बड़ा हर्जाना देना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने साइबर क्राइम के बारे में भी आपको ऑलरेडी बता के रखा है, तो आपको इन सब के बारे में पता होगा। सिर्फ आप केस स्टडी के बारे में ही डिस्कस करें और सब कुछ करें। ठीक है, लीगली ही आपको इतनी बड़ी मीन्स सैलरी मिलेगी तो आप दंग रह जाओगे। एथिकल हैकिंग की, हैकर की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्हों का काम इतना बड़ा होता है ना, प्रोटेक्ट करना सिस्टम को। तो आप ये किसी भी सिस्टम को प्रोटेक्ट करना सीखो। मेलवेयर आपने क्रिएट कर लिया, आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी किस तरह से इंफॉर्मेशन लीक होती है। फिर आप एंटीवायरस से इंस्टॉल करके देखो, एंटीवायरस इंस्टॉल कर ये मेलवेयर चला के देखो क्या ये मेलवेयर ब्रेक कर रहा है सिक्योरिटी को या नहीं। ठीक है, अगर आपके पास थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग स्किल है तो आप ऐसे स्क्रिप्ट जनरेट करो जिससे आप हैक कर पाओ किसी सिस्टम को। फिर देखो मेलवेयर, देखो अपना मेलवेयर देखो, ठीक है, एंटीवायरस इंस्टॉल्ड हो, फिर उसके ऊपर वो स्क्रिप्ट चला के देखो क्या हो रही है नहीं हो रही है। इससे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आ जाएगा आपके पास। ओके, तो इस क्लास को मैं यहीं पर इख्तिताम करता हूँ। अगर इस सॉफ्टवेयर के पार्ट 1 क्लास के बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो
या कुछ टॉपिक्स हों जिनके बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आप इजीली फील फ्री टू टॉक मी, फील फ्री टू सेंड योर मैसेज इन कमेंट बॉक्स। इस क्लास के नीचे आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में, जैसा कि प्रीवियस क्लास में भी मैंने कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था। एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में मैंने डिटेल के साथ थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करके बताया था। अब प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा कि एसक्यूएल इंजेक्शन किस तरह से इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में, इंस्टॉल कर फिर उसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी है। अगर आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए डेटाबेस के बारे में और उसकी क्यूरीज के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर आप जाओगे सोर्सफोर्स की वेबसाइट पर जाओगे। जैसे ही प्रोजेक्ट में स्पिन्स में ये आप डाउनलोड कर अपने पास रखोगे। फिर आप एसक्यूएल पावर इंजेक्शन क्रिएट कर किसी भी डेटाबेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास डेटाबेस की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप जानते होंगे कि आप अपने सिस्टम में वेब सर्वर भी इंस्टॉल कर सकते हो और अपना डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हो। ये एक सर्वर है जो कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करोगे, जिसके अंदर डेटाबेस आपके पास आ जाएगा। फिर आप उस डेटाबेस को किस तरह से मीन्स स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हैक कर पाओगे, ये आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद इजीली देख सकते हो। ठीक है, और बेसिकली जैसा कि मैंने बताया था कि एसक्यूएल इंजेक्शन ऑटोमेटिकली हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ मिलियंस ऑफ आप क्या करोगे, एंट्रीज कर सकते हो डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस को डंप करने के लिए। तो ये एसक्यूएल इंजेक्शन है सॉफ्टवेयर, ये आप इंस्टॉल कर लें। फिर आप अपने डेटाबेस पर यूज़ करके देखें। डेटाबेस के यूज़ करने के बाद फिर एंटीवायरस करें। एंटीवायरस करने के बाद फिर से यूज़ करके देखें क्या ये एसक्यूएल इंजेक्शन अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये सब कुछ आप देख लें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब आप एग्ज़ाम देंगे, अगर कोई क्वेश्चन आ गया एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में, आपके पास पूरी डिटेल होगी एसक्यूएल इंजेक्शन की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हैकिंग टूल्स, ये कुछ टॉप 10 हैकिंग टूल्स हैं, ये भी आप यूज़ करके देख लें। ये बिल्ट इन है, बने बनाए टूल्स हैं। आप इस वेबसाइट पर जाओगे, कौन सा इस पर, ये जैसा कि मैंने बताया था मेटा एक्सप्लॉइट पेनिट्रेशन एक सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस में। जॉन द राइपर ये सॉफ्टवेयर है, इसकी डिस्क्रिप्शन है। ये आप सारे इंस्टॉल कर इनको स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सिस्टम्स में यूज़ करके देखो। इवन एंटीवायरस, पहले एंटीवायरस को डिसेबल कर यूज़ करके देखो हो रहा है, फिर एंटीवायरस को इंस्टॉल करो, फिर देखो एंटीवायरस देखें 2-3 टॉप लेवल एंटीवायरस आप इंस्टॉल करो अपने पास। देखो कौन से एंटीवायरस की प्रोटेक्शन कितनी स्ट्रॉन्ग है, कौन से एंटीवायरस की प्रोटेक्शन कितनी वीक है। ये आपको आइडिया आ जाएगा कौन से एंटीवायरस अच्छे हैं, कौन से एंटीवायरस बेकार हैं। तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि अगर सिस्टम की प्रोटेक्शन करनी हो तो कौन सा एंटीवायरस यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ये सारे टॉप 10 हैकिंग टूल्स हैं जो कि आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर यूज़ कर सकते हो। ओके, बहुत अच्छे टूल्स हैं और टॉप लेवल टूल्स हैं, आप ये अपने सिस्टम के लिए इंस्टॉल कर लो। ओके, अब हम आते हैं अलग से टूल्स की तरफ जो कि वायरलेस, ये सॉफ्टवेयर हैकिंग के टूल्स। बेसिकली ये हैकिंग टूल्स से अब हम सॉफ्टवेयर हैकिंग टूल्स के बारे में बात करते हैं। सॉफ्टवेयर को जैसे लोग हैक करते हैं, किसी की मीन्स प्रोडक्ट होती है, जैसा कि एडोब की प्रोडक्ट हो गई, हज़ारों की प्रोडक्ट होती है, लोग उसको हैक करके फिर उसको डाउनलोड करते हैं, उसके साथ अपने मीन्स मेलवेयर क्रिएट कर सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो हैं सॉफ्टवेयर हैकिंग टूल्स हैं, आप ये डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। ठीक है, जिनके देखें रिव्यूज़ ज़्यादा हैं और अच्छे वाले हैं, ये देखें वीकली डाउनलोड इतने होते हैं, ये वीकली डाउनलोड होते हैं 692। इट मीन्स के इसका यूजेज इतना ज़्यादा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसको रिव्यूज़ पढ़ें, रिव्यूज़ पढ़ने के बाद फिर आप इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें। अगर आप सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगे तो यहाँ पर डिस्कशन में सारा पता चल जाएगा कि सॉफ्टवेयर कैसा है कैसा नहीं है, वीडियो भी देख लें।
फिर आप इंस्टॉल करें। ऐसे डायरेक्ट डाउनलोड ना करें कोई भी सॉफ्टवेयर, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर मैंने बता लिए, अब मैं आपको बताता हूँ दूसरे वाला सॉफ्टवेयर। यह है वायरलेस नेटवर्क हैकिंग सॉफ्टवेयर। ये 20 पॉपुलर वायरलेस हैकिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। एयर क्रैक, एयर स्नॉट, वायर शेक, ये सारे हैं। आप इनको यूज़ करके देख लें और वायरलेस नेटवर्क पर यूज़ करें, ठीक है। अगर आपको नेटवर्किंग आती है तो आपको वायरलेस नेटवर्क भी क्रिएट करना आता होगा। सिंपली द बेस्ट, अगर आपको क्रिएट नहीं करना आता, अभी आपके पास 2 मोबाइल हों, इट मीन्स कि आपके पास नेटवर्क भी है, 2 मोबाइल भी हैं, आप उनके वायरलेस नेटवर्क को जो आपने अपनी तरफ से बनाया था उनको आप यूज़ कर सकते हो। या आपको डिवाइस ले लो वायरलेस वाली, वाईफाई ले लो, 100-150 का मिलता है मार्केट में, उसको हैक करना के लिए आप ये टूल किट्स यूज़ करो। मोबाइल से हैक करो या किसी कंप्यूटर से हैक करो, इजीली देखो हैक हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर एंटीवायरस इंस्टॉल करके देख लो, ठीक है। फिर जब क्वेश्चन आएगा आपके पास वायरलेस हैकिंग के बारे में, नेटवर्क हैकिंग के बारे में, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपका प्रैक्टिकली वर्क उसके पास इस टॉपिक के ऊपर हुआ होगा, तो आप इजीली ये क्वेश्चन पास आउट कर सकते हो। ओके, सॉफ्टवेयर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे रही, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, क्योंकि हज़ारों की तादाद में सॉफ्टवेयर हैं हैकिंग से रिलेटेड। आप और भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, फिर उनके बारे में मुझे इस क्लास के नीचे बताओ और उन सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करो, मेरा भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा। ओके, अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। गुड लक, गुड बाय। कंक्लूजन, कोर्स का इख्तिताम। मैं आपको थोड़ा बहुत मज़ीद कोर्स के बारे में हिदायत कर देना चाहूँगा। अगर आप हकीकत में सिंसियर हैं और एथिकल हैकिंग में सर्टिफिकेशन करना चाह रहे हैं, तो अपने जहन में सिर्फ ये बात रखें कि आप ये कोर्स हैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, इलीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करोगे। आप ये कोर्स करोगे, सिर्फ सर्टिफिकेशन करोगे इस कोर्स की लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अपने जहन में, अपने दिल और दिमाग में ये बात रख लें कि मुझे कंपनीज़ की प्रोटेक्शन करनी है, कंपनीज़ की सिक्योरिटी को बहाल रखना है। अगर किसी कंपनी ने मुझे आफ्टर सर्टिफिकेशन हायर कर लिया, तो उस कंपनी की जितनी भी सिक्योरिटी होगी वो मेरे ऊपर आ जाएगी। तो सारी जिम्मेदारी सिक्योरिटी की आपके ऊपर होगी, कंपनी की। और जहन में रखें कि एथिकल हैकिंग कहते ही इसी को हैं कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम, योर ऑर्गेनाइजेशन, योर कंपनी फ्रॉम हैकर्स, ठीक है। बैड वर्ड से लीगल तरीके से आप काम करोगे और सच्चे दिल से आप काम करोगे। अगर आप सच्चाई से काम करोगे, सिंसियरिटी से काम करोगे और थोड़ा सा हार्ड वर्क टाइम दोगे, तो डेफिनेटली आप सर्टिफिकेशन ले लोगे। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ईसी काउंसिल, जिसके पास लाखों की तादाद में सर्टिफाइड एथिकल हैकर्स हैं, और वो जो हैकर्स हैं वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ को। तो ये आप अपने जहन में रख लें, तो आप भी इनका हिस्सा बनने जाएंगे और सर्टिफिकेशन आई होप आपको मिल जाएगी। और जितने भी टॉपिक्स मैंने क्लियरिफाई किए इस कोर्स के अंदर, आई होप आपको सब कुछ समझ में आए होंगे और सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा एथिकल हैकिंग के बारे में। तो मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरे कोर्स को ज्वाइन किया और मेरे कोर्स के देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे कोर्स से सब कुछ हासिल हुआ होगा, जो कुछ मैं पढ़ाना चाह रहा था और जितनी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रहा था आपके पास आ गई होगी। मैं विश यू ऑल द बेस्ट। आप जाएं और अपने कोर्स की ट्रेनिंग का आगाज़ करें। ट्रेनिंग देने के बाद आप एग्ज़ाम दें और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। आप मेरे और कोर्सेज़ को भी ज्वाइन करें, जो कि हमारे यूडेमी पर अवेलेबल हैं।
यहाँ पर देखें आप, हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं प्रोग्रामिंग के बारे में, क्योंकि एथिकल हैकिंग करने से पहले आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। मैं PHP के प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूँ, जावा स्क्रिप्ट, अभी मैंने C प्रोग्रामिंग का कोर्स बनाया, वो भी लॉन्च कर दूंगा। और नेटवर्किंग के बारे में भी मैं अपकमिंग डेज में कोर्स अपलोड कर लूँगा, वो भी आप ज्वाइन कर लें, देख लें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एथिकल हैकिंग के बारे में। अगर आप को शौक़ है वेब डिज़ाइनिंग का तो उसके मुतालिक भी मैंने कोर्स बना के रखे हैं। अगर आपको टीचिंग का शौक़ है तो इसके बारे में भी मैंने कोर्स बनाए हैं, किस तरह से वीडियो बनानी है, जनरेट करनी है, ठीक है। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं चलाना आते, अगर आपको गूगल से रैंक लेनी है वेबसाइट के बारे में, वो भी मैंने सारे कोर्सेज अपलोड करके रखे हुए हैं यहाँ पर, आप ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के बाद और एक बात जहन में ज़रूर रखें, इस कोर्स के मुतालिक अपना रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा, और जो भी कोर्स आप ज्वाइन करें उसके बारे में अपने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देना ना भूलें, ठीक है। अपना ख्याल रखें, दुआओं में ज़रूर याद रखें। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, गुड बाय।